साइकिल कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ। तो इसे पढ़ने के बाद तुम्हें कहीं और दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ी और तुम्हारा सारा पेपर यहीं से बनकर आएगा। तुम लोग बस ये देख के चल जाना, तुम्हारे इजीली अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो तुम्हारे यूनिट 1 है थ्योरी ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है इसमें हम ये समझेंगे, ठीक है। और यानी कि कम्युनिकेशन प्रोफेशनल लाइफ में बिजनेस वगैरह में कैसे होता है, तो ये हम ये सारी चीजें समझने वाले हैं। तो कम्युनिकेशन होता क्या है? तो कम्युनिकेशन होता है कि यानी कि एक दूसरे के बीच में बातचीत करना, यानी कि जब दो लोग या फिर दो से ज्यादा लोग एक दूसरे से क्या कहते हैं, बातचीत कर रहे हैं। या फिर और मान लो कम्युनिकेशन बिजनेस में कैसे होती है, यानी कि कम्युनिकेशन जैसे मान लो कैसे हो रही है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में बातचीत हो रही है, या फिर वीडियो कॉल से बात हो रही है, या फिर कम्युनिकेशन के बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं। मतलब बहुत तरीके से कम्युनिकेशन हो सकती है, तो हम इसे समझते हैं कि क्या होता है। तो इट इज द क्या होता है, इट इज द शेयरिंग ऑफ द थॉट्स, या फिर बोल सकते हो कि ओपिनियंस, व्यूज, है ना, बिटवीन पीपल, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो सेंडर होता है वो भेजता है और जो रिसीवर होता है वो रिसीव करता है। तो ये क्या होता है, ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस ऐसे होता है, ठीक है। तो हम और ये प्रोफेशनल मतलब यानी कि प्रोफेशनल लाइफ में कैसे जरूरी होता है, क्या हेल्प करता है, तो ये सब चीजें हम इसमें समझेंगे इस वाले यूनिट में। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, ये प्रोफेशनल एक्टिविटीज का बैकबोन होता है। क्या होता है? बैकबोन होता है, यानी कि ये प्रोफेशनल लाइफ में प्रोफेशनल एक्टिविटीज हर जगह यूज होता है ना। यानी कि बिजनेस वर्ल्ड वगैरह में या और भी जगहों पे यूज होता है, कम्युनिकेशन हर जगह पे यूज होता है। और नॉर्मली भी बोलने के लिए ना, इनफॉर्मली के लिए भी तो कम्युनिकेशन की जरूरत होता है। जो बातचीत जो होता है उसे ही तो कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो क्या होता है ये, इन द बिजनेस वर्ल्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंश्योर्स स्मूथ ऑपरेशंस, बेटर रिलेशनशिप्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। तो बिजनेस वर्ल्ड में इसलिए जरूरी होता है इफेक्टिव यानी कि कम्युनिकेशन, इसलिए जरूरी होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन कि मान लो कि अब उन्हें ना अपना ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस बढ़ाना है, तो वो उन्हें दूसरे में यानी कि दूसरे कंट्रीज वगैरह से वो लोग डील कर रहे हैं, या फिर दूसरे कंपनीज से कोलैबोरेशन कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन से क्या होता है, रिलेशनशिप्स बेटर बनते हैं, और जो स्मूथ ऑपरेशंस होता है, और जो बहुत सारी चीजें होती है सब कम्युनिकेशन से ही होती है ना। तो इसलिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है। और ये क्या होता है, इट इज द एक्सचेंजिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड मैसेजेस टू अचीव द स्पेसिफिक बिजनेस गोल्स, यानी कि बिजनेस गोल्स को अचीव करने के लिए जो इंफॉर्मेशन या फिर आइडियाज, ओपिनियंस वगैरह, मैसेज वगैरह शेयर करे जाते हैं ना, तो उससे बोलते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। It is essential to understand not just what we communicate, but how, when, and to whom we communicate to avoid misunderstandings and improve workplace efficiency. यानी बहुत ज़रूरी होता है कि कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं और कैसे हमें करना चाहिए, कब कहाँ कैसे करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह ना हो, है ना, कुछ कोई गलत ना समझ ले जो बोला हो और कुछ और समझ ले, ऐसा ना हो। तो इसलिए ये जरूरी होता है क्योंकि कम्युनिकेशन यानी कि एफिशिएंट हो, क्या वो एफिशिएंट हो, जिससे वर्कप्लेस एफिशिएंसी भी क्या होती है, इंक्रीज होगी और इम्प्रूव होगी। तो ये तो बता ही दे कि क्या होता है बिजनेस कम्युनिकेशन। इट इज द शेयरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन और बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। या इसका मतलब है कि बिजनेस गोल्स या फिर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए जो लोगों के बीच में बातचीत होती है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन के बीच में बातचीत होती है, या फिर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो बातचीत हो रही है ना, इंफॉर्मेशन शेयर करे जा रहे हैं, उनका ओपिनियंस, व्यूज वगैरह शेयर करे जा रहे हैं, तो उसे बोलते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। तो ये इनका फोकस होता है बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स पे, यानी कि बिजनेस गोल्स को, बिजनेस एम्स गोल्स वगैरह को अचीव करने का। फॉर्मल होता है ये ज्यादातर, और इनफॉर्मल भी हो सकता है, बट मेनली क्या होता है, फॉर्मल होता है। इसमें क्लैरिटी की जरूरत होती है, एक्यूरेसी, इफेक्टिवनेस की जरूरत होती है। इसमें वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन, डिजिटल कम्युनिकेशन सब आ जाता है। वर्बल यानी कि जो वर्ड्स का यूज करके बोल के, वर्बली, ओरली, ठीक है। नॉन वर्बल जैसे कि गेस्चर्स के थ्रू, एक्सप्रेशंस के थ्रू, फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज हो गया। रिटन यानी कि जैसे ईमेल हो गया ना, एप्लीकेशन लेटर, ईमेल्स हो गया, या फिर मैसेज, रिटन कोई मैसेज लिख के भेज दिया ना, जैसे कि व्हाट्सएप वगैरह पे। डिजिटल कम्युनिकेशन जैसे कि हाँ, जैसे कि ऑनलाइन ही भेज दिया, जैसे कि व्हाट्सएप पे भेज दिया, या फिर मान लो वीडियो कॉल की तरह के थ्रू बात कर लो, तो वो सब डिजिटल में आ गया। अब लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए बिजनेस कम्युनिकेशन की,
क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए और प्रोफेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए, यानी कि फॉर्मली यूज करना होता है और समझ में आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी उसमें होनी चाहिए, कंसाइज होना चाहिए और प्रोफेशनल होना चाहिए, वो लैंग्वेज होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए। अवॉइड jargon unless everyone understands it। तो इसमें गलतियां वगैरह अवॉइड करनी चाहिए अगर, और ताकि सब लोग समझ सके कि कैसे, यानी कि क्या बोल रहा है सामने वाला या फिर कोई जो बातचीत कर रहा है वो क्या बोल रहा है। टोन शुड बी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल, यानी कि टोन हमेशा पोलाइट होनी चाहिए एंड रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए, कि यानी ये नहीं कि किसी की मतलब यानी कि गंदे तरीके से बात नहीं करनी होती है बिजनेस में, तो बिल्कुल भी नहीं। और तुम्हें कोई पसंद नहीं भी है सामने वाला और तुम्हें बिजनेस डील करनी है तो तुम्हें उसे पोलाइटली बात करनी पड़ेगी और रिस्पेक्टफुली बात करनी पड़ेगी। तो टोन कैसे होनी चाहिए? पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए। यूज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट्स फॉर रिपोर्ट्स, ईमेल्स एंड लेटर्स, यानी कि स्ट्रक्चर फॉर्मेट यूज करना होता है रिपोर्ट, लेटर या फिर ईमेल के लिए। जैसे कि ये नहीं कि कहीं भी कुछ भी लिख दिया कि यो, यानी कि जैसे कि किसी को लेटर भेज रहे हो तो उसमें जैसे कि अपना नाम यानी कि लास्ट में लिखना होता है ना, बेस्ट रिगार्ड्स करके नाम लास्ट में लिखना होता है, पहले ही नहीं और मान लो तुमने पहले ही लिख दिया तो गलत हो जाएगा। और रिपोर्ट वगैरह में तो ये सब चीजें ध्यान है, जिससे रिपोर्ट में इंफॉर्मेशन ना ग्राफ से अगर जरूरी होता है उसमें ग्राफ वगैरह नहीं हो तो गलत हो जाएगा। ईमेल्स वगैरह कैसे लिखते हैं, सब्जेक्ट नहीं लिखा हो तो गलत हो जाएगा। तो ये जो और ना नाम मेंशन करना होता है, तो ये सब चीजें जरूरी होती है इसमें, तो स्ट्रक्चर फॉर्मेट में लिखना होता है, प्रॉपर फॉर्मेट यानी कि फॉलो करना होता है। अडेप्ट लैंग्वेज बेस्ड ऑन ऑडियंस, यानी कि ऑडियंस के बेस पे लैंग्वेज अडेप्ट करनी होती है। कोई सामने वाला हिंदी बोले तो हिंदी में और इंग्लिश में तो इंग्लिश में। Cultural components. Cross-cultural understanding is critical in the global business. Misunderstanding cultural norms can lead to the miscommunication. यानी कि अब सबका कल्चर डिफरेंट होता है या फिर लैंग्वेज डिफरेंट होती है तो इसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है, तो उन सब चीज़ों को भी समझने की जरूरत होती है और ताकि मिसकम्युनिकेशन ना हो। जिसमें पहला टाइप है क्रॉस क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। तो इसका मतलब है कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड रिक्वायर्स अवेयरनेस ऑफ द लैंग्वेज, गेस्चर्स एंड कस्टम्स, यानी कि अगर दूसरे, यानी कि मान लो दूसरे कंट्री का या फिर दूसरे कल्चरल बैकग्राउंड के लोग से बात करें तो उनसे उनकी लैंग्वेज यानी पता होना चाहिए कि इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में ही करना होगा तुम्हें, हिंदी में करोगे तो क्या हो जाएगा, उन्हें समझ में नहीं आएगा। और गेस्चर्स प्रॉपर होने चाहिए, कस्टम्स वगैरह प्रॉपर होने चाहिए। Cultural shock, feeling of disorientation when exposed to a new culture may affect the communication and the productivity। अगर कोई जैसे मान लो कोई ना कोई, यानी कि किसी का कल्चर डिफरेंट है और आपको उसके बारे में नहीं पता है तो उससे आप डिसओरिएंटेशन फील करोगे तो और इससे वजह से कम्युनिकेशन में यानी कि अफेक्ट आ सकता है और प्रोडक्टिविटी वगैरह भी घट सकती है। तो इसलिए कल्चरल शॉक हो गया, ये क्या हो गया, कल्चरल शॉक। स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है? जनरलाइजिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल बेस्ड ऑन द लिमिटेड नॉलेज, यानी कि पीपल को जज करना, है ना, उनके उनके लिमिटेड नॉलेज की वजह से जज कर देना। या जैसे कि अब किसी को यानी कि किसी को इंग्लिश नहीं आती तो उसे जज कर देना, किसी इंग्लिश नहीं आती तो ये क्या हो जाएगा, स्टीरियोटाइपिंग में आ जाएगा। तो इससे क्या होता है, लीड्स टू मिसजजमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। नेक्स्ट है एथनोसेंट्रिज्म, इसका मतलब बिलीव दैट वन ओन्स कल्चर इज सुपीरियर कॉजेज बायस्ड कम्युनिकेशन, यानी कि खुद के कल्चर को सुपीरियर मानना और दूसरे की कल्चर को यानी कि डाउनवर्ड मानना या फिर नीचा मानना, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एथनोसेंट्रिज्म, यानी कि वो बस खुद के कल्चर को यानी कि बिलीफ को मानते हैं और दूसरे को मानते ही नहीं है, तो इससे बायस्ड कम्युनिकेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है मिसकम्युनिकेशन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होता है, जब कम्युनिकेशन सही से होगी तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मिसकम्युनिकेशन जब कम्युनिकेशन ठीक से नहीं होगी किसी बैरियर की वजह से या फिर किसी मिसकॉन्सेप्शन या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। तो कॉमन कॉजेस क्या होता है मिसकम्युनिकेशन का? एम्बिगियस लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, किसी को हिंदी नहीं आती, किसी को इंग्लिश नहीं आती, तो इन सब चीज़ों की वजह से। पुअर लिसनिंग स्किल्स, यानी कि कोई ढंग से सुन नहीं रहा है किसी की बातों को, तो पुअर लिसनिंग स्किल्स की वजह से भी क्या हो सकता है, मिसकम्युनिकेशन या फिर बैरियर आ सकता है कम्युनिकेशन में। और कल्चरल डिफरेंस की वजह से सबका डिफरेंट अगर कल्चर हो तो टेक्निकल इश्यूज के जैसे अगर मान लो नेटवर्क यानी इश्यूज आ रहा है, नहीं चल रहा, तो डिजिटल कम्युनिकेशन कर रहे हो या फिर मैसेज सेंड करो, मैसेज सेंड नहीं हो रहा, नेट नहीं है, ठीक है, तो ये टेक्निकल इश्यूज आ गए है ना कम्युनिकेशन में, तो कम्युनिकेशन बैरियर हो गई है। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन का स्ट्रेटेजीज क्या होता है? बी क्लियर एंड कंसाइज, यानी कि क्या है कि तुम किसी से बातचीत कर रहे हो फिर मैसेज भेज रहे हो तो क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए और सामने वाले को समझ में आना चाहिए और प्रॉपर फीडबैक देना होता है।
ठीक है, या भले ही पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन प्रॉपर फीडबैक देना होता है। और नॉन वर्बल क्यूज में भी अटेंशन पे करना होता है, जो कि जैसे गैस्चर्स वगैरह हो गए, फेशियल एक्सप्रेशन, उसमें नहीं करो तो मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए सब करना होता है। अडेप्ट मैसेज टू ऑडियंस, किसी को सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा तो मैसेज भेजो ताकि उन्हें समझ में आ जाए। इनकरेज ओपन डायलॉग को इनकरेज करो। नेक्स्ट यूनिट है लिसनिंग स्किल्स। और लिसनिंग स्किल्स क्या होती है, जैसे बोलते हैं ना किसी की लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है, जैसे कि इसमें बहुत सारे टेस्ट वगैरह भी होते हैं ना, जैसे कि मान लो वो डिक्टेशन होता था, उसमें लिसनिंग स्किल्स भी एक तरीके से फैक्टर बनता था कि जो गलत वर्ड सुन लेता तो गलत स्पेलिंग लिख देगा, है ना, और जो सही सुनेगा वो सही लिखेगा। जैसे कि जो सिमिलर टाइप के वर्ड्स होते हैं तो उसमें ज्यादातर आ जाता है ऐसे प्रॉब्लम, जैसे कि अफेक्ट हो गया, इफेक्ट, दोनों सुनने में सेम सेम ही लगते हैं। तो इसलिए लिसनिंग स्किल्स भी जरूरी होती है। तो लिसनिंग क्या होता है, लिसनिंग एक इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल होता है जो कि प्रोफेशनल लाइफ में बहुत जरूरी होता है। और सिर्फ सुनना ही लिसनिंग स्किल्स में नहीं आता, समझना, है ना, अंडरस्टैंडिंग, और रिस्पॉन्ड करना, रिस्पॉन्डिंग, इंटरप्रेटिंग यानी कि इंटरप्रेट करना किसी मैसेज पे, तो ये सब लिसनिंग स्किल्स में आता है। इफेक्टिव लिसनिंग कब होती है, इफेक्टिव लिसनिंग तब होती है जब कम्युनिकेशन स्मूथ चलता है और मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स का होता है स्ट्रेंथन होता है, बिल्डअप होता है। अब मॉडर्न वर्क प्लेसेस में लिसनिंग स्किल्स क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी क्योंकि मीटिंग्स में जो बातचीत होती है उसमें सुनना भी जरूरी होता है, क्योंकि उसमें फिर कई बार होता है ना कि लोग आपस में बात करो तो कोई अचानक से किसी से भी कुछ नहीं डिस्कस कर लेते हैं और उसे पता नहीं होगा तो फिर कैसे वो बताएगा, और आपस में फिर डिस्कशंस वगैरह भी होते हैं, तो उसके लिए भी सुनना जरूरी था कि वो यानी कि समझ के सुन के तो वो भी कुछ बोल सके। और प्रोफेशनल ग्रोथ वगैरह के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, मीटिंग्स वगैरह में जरूरी होता है लिसनिंग स्किल्स। और तो इसमें कुछ टाइप्स है, जैसे कि हो गए नेटिकेट्स, ठीक है। तो नेटिकेट्स क्या होते हैं, ये होता है नेटवर्क एटिकेट। क्या होता है, नेटवर्क एटिकेट। तो नेटिक्स आर रूल्स ऑफ द पोलाइट एंड प्रोफेशनल बिहेवियर इन द डिजिटल कम्युनिकेशन। तो ये क्या होता है, पोलाइट और प्रोफेशनल बिहेवियर होता है डिजिटल कम्युनिकेशन में, यानी कि नेटवर्क इश्यूज ना आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम ना हो रहा हो, तो ये एक डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए पोलाइट और प्रोफेशनल बिहेवियर होता है। की पॉइंट्स क्या होता है इसमें, प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज करना होता है, जैसे कि चैट में या फिर ऑनलाइन फोरम्स, यानी कि जो भी ऑनलाइन मैसेजिंग चैटिंग ऐप्स है या फिर चैट्स वाले हैं उसमें प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज करना होता है, या फिर ईमेल, जैसे कि मान लो लिंक्डइन वगैरह हो गया, नौकरी है ना, नौकरी.com एप्स वगैरह हो गया, तो इन सब में प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज करना होता है, ठीक है। और अवॉइड टाइपिंग इन ऑल कैप्स, इट कंसिडर्ड शाउटिंग, यानी कि ऑल कैप्स में आपको यानी कि टाइपिंग अवॉइड करना होता है, जैसे पूरा कैपिटल्स कर दिया, ठीक है, यानी कि पूरा ऑल कैपिटल्स में नहीं करना होता है टाइपिंग, तो उससे शाउटिंग टाइप का कंसिडर होता है। तो ये सब चीजें यूट्यूब वगैरह पे ठीक लगती है, तो लेकिन वैसे प्रोफेशनल में, ठीक है, ऑल कैप्स में या फिर ऑल कैपिटल बोलो, ठीक है, लेटर्स में टाइप करना अवॉइड करना चाहिए। और रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली टू मैसेज, यानी कि मैसेज का रिस्पॉन्ड सही से करना होता है, और क्लैरिटी और ब्रेविटी मेंटेन होनी चाहिए। रिस्पेक्ट कॉन्फिडेंटली एंड प्राइवेसी, यानी कि प्राइवेसी को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए और कॉन्फिडेंशियलिटी को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो इसमें सेकंड टाइप आ जाता है ऑडियो बुक लिसनिंग एंड डिस्कशंस। अब ऑडियो बुक और पॉडकास्ट वगैरह कॉमनली प्रोफेशनल डेवलपमेंट में यूज होते हैं, जिसमें ध्यान से सुनना, है ना, क्या इम्प्रूव करता है, कॉम्प्रिहेंशन इम्प्रूव करता है, डिस्कशन पार्टिसिपेशन और अटेंशन, ये सब इम्प्रूव करवाता है। इसमें की स्टेप्स क्या होगा, जैसे कि स्पीकर ऑडियो पे फोकस करो, जो बोल रहा है कुछ उस पे फोकस करो कि वो क्या बोल रहा है, स्पीकर के बातों पे फोकस करो और ऑडियो पे, या फिर और उसकी बात से मतलब सही से सुनो और डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करो, ढंग से सुनो, जिससे लिसनिंग स्किल्स बेटर होंगे और इफेक्टिव लिसनिंग तुम कर पाओगे। और ब्रीफ नोट्स लो, और आस्क क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस ड्यूरिंग द डिस्कशन, यानी क्वेश्चंस यानी पूछ सकते हो जो क्लैरिफाई कर सके तुम्हें कि क्या था, क्या क्या तुमने सुना और क्या तुम नहीं सुने, तो उससे हो सकता है बेटर। नोट टेकिंग क्या होता है, नोट टेकिंग एक क्रिटिकल टूल होता है जिससे रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को याद करने के लिए। और टेक्निक्स क्या होता है इसमें, और आउटलाइन मेथड हो गया, जैसे कि मेन टॉपिक्स को सब पॉइंट्स के साथ लिखा जाता है ना, ताकि ये सब याद करने के लिए भी चीजें काम आती हैं, जैसे कि टॉपिक्स हम लिख देते हैं फिर इसमें सब पॉइंट्स लिख देते हैं याद करने के लिए ताकि जल्दी याद हो जाए। और कॉर्नल मेथड हो गया, डिवाइड पेज इनटू नोट एंड समरी सेक्शंस, यानी पेज को छोटे नोट और में लिख दिया और समरी सेक्शंस में लिख दिया, ताकि
ताकि क्या हो, यानी स्किल्स वगैरह बेटर हो सके। माइंड मैप्स बना दे, ताकि इससे क्या होता है, एक आइडिया मिल जाता है, विजुअल यानी कि विजुअली आइडिया मिल जाता है चीज़ों का। टिप्स फॉर इफेक्टिव नोट टेकिंग, राइट की पॉइंट्स नॉट एवरीथिंग, यानी कि जब नोट बना रहे हो तो शॉर्ट में बनाना होता है ना, नोट बना रहे हो तुम तो सब कुछ नहीं लिखना होता, बस की पॉइंट्स लिखना होता है। और सिंबल्स का यूज करना होता है ना, शॉर्ट फॉर्म्स हो गया, शॉर्ट कर यानी कि तुमने कुछ शॉर्ट में लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म्स लिख दिए, और एब्रिविएशंस वगैरह का यूज करो, ठीक है, शॉर्ट में। और फिर उसे रिव्यू करो, रिवाइज करो रोज, ताकि वो चीजें याद रहे। अब नेक्स्ट यूनिट है स्पीकिंग स्किल्स। अब स्पीकिंग यानी कि बोलना भी इफेक्टिवली बहुत जरूरी होता है अपने आइडियाज को कन्वे करने के लिए, अपने व्यूज को, है ना, प्रोफेशनल फील्ड में। और ये हेल्प करता है जैसे कि प्रेजेंटेशन में, मीटिंग्स में, नेगोशिएशंस और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में भी। तो प्रेजेंटेशन स्किल्स का होता है, तो इसमें ओरल यानी जब प्रेजेंटेशन देते हैं, ओरल प्रेजेंटेशन देते हैं, तो उसमें हमें कॉन्फिडेंट रहना होता है, क्लियर रहना होता है, और आई कांटेक्ट मेंटेन करना होता है, ठीक है। वरना अगर आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो सामने वाले क्या नर्वस है, हो रहा है। तो इसमें क्या करना होगा, आई कांटेक्ट मेंटेन करना होगा, और गेस्चर्स यूज करना होगा, ताकि पॉइंट्स को बताने के लिए, यानी हाथ वगैरह यूज करना होगा, अपने हाथों का यूज करना होगा। तो इसमें पहले उसे फिर इंट्रोडक्शन देना होगा, फिर मेन पॉइंट्स बताना होगा, फिर कंक्लूजन पे आना होगा। इसमें पीपीटी प्रेजेंटेशन आता है, तो इसमें क्या होता है, स्लाइड्स बनाए जाते हैं जिसमें की पॉइंट्स को मेंशन करा जाता है, और इसमें विजुअल्स का भी यूज करा जाता है अपने आइडियाज को एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे कि चार्ट्स, इमेजेस या ग्राफ वगैरह हो गए। और ज्यादा स्लाइड से सब कुछ भरना नहीं होता है, ठीक है। और उसे क्या करना होता है, नेचुरली स्पीक करना होता है, सिर्फ रीड नहीं करना होता है, नेचुरल यानी कि नेचुरली स्पीक करना होता है, बोलना होता है, सिर्फ रीड नहीं करना होता है। और ऑडियंस को एंगेज भी करना होता है, क्वेश्चन से, एग्जाम्पल्स, यानी कि किसी से क्वेश्चंस पूछ लिया, या फिर या मान लो किसी को क्वेश्चंस पूछना है, तो उसका यानी कि उससे क्वेश्चंस पूछ के लोगों से जवाब दिया, या उनसे कुछ एग्जाम्पल्स लिया और खुद भी कुछ बताया, तो ये सब ऐसा करना होता है। और समराइज करना होता है लास्ट में पॉइंट्स को शॉर्ट में। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, यानी जब ग्रुप डिस्कशन होता है तो एक्टिव लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों ही स्किल्स देखे जाते हैं, क्योंकि उसमें सुनना भी होता है, फिर कुछ बोलना भी होता है, यानी कि सबके बीच में डिस्कशन हो रहा होता है। और आर्गुमेंटेशन भी इसमें होती है, क्या होता है, आर्गुमेंट वगैरह भी होता है, लोग एक दूसरे की ओपिनियंस का रिस्पेक्ट भी करना होता है, और टॉपिक पे रहना होता है, रेलिवेंट टॉपिक पे, टॉपिक से बाहर नहीं जाना है, और एग्जाम्पल्स को यूज करना है अपने पॉइंट्स आंसर को सपोर्ट करने के लिए। इसमें आ जाता है। और टॉक्स टॉक्स क्या होता है, जैसे कि टेक्निकल या फिर नॉलेज शेयरिंग में ना, इंडस्ट्री में नॉलेज शेयरिंग टॉक्स हो गया। जैसे कि ऑनलाइन लोग बातचीत, जैसे कि कोई किसी के दूसरे के चैनल पर जाते हैं तो वहाँ पे बातचीत वो लोग करते हैं, मोटिवेशनल पे या फिर इंस्पिरेशनल कंटेंट वगैरह बनाते हैं और बातचीत करते हैं, तो ये वैसा हो गया। तो इसमें टीडी टॉक्स आ गए, जैसे कि इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल कंटेंट होता है। बिजनेस मीट्स में प्रोफेशनल नेटवर्किंग और डिस्कशंस वगैरह होता है। मोटिवेशनल टॉक्स में क्या होता है, इंस्पायर करते हैं हम, और यानी कि लोगों को इंकरेजमेंट प्रोवाइड करते हैं। इसमें अब नेक्स्ट इसमें आ जाता है टेलीफोनिक स्किल्स। टेलीफोनिक स्किल्स कैसा होना चाहिए, यानी कि क्लियर होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, कंसाइज कन्वर्सेशन होना चाहिए, ध्यान से सुनना होता है, ताकि ध्यान से सुनेंगे तभी तो फिर यानी कि ध्यान से जो सुन के ध्यान से बोल पाएंगे, और इन्फॉर्मेशन यानी कि सही से सुनाई देगा, समझ में आएगा क्या बोले सामने वाले ने, तभी फिर रिप्लाई कर सकते हैं। तो मैसेज क्लियर होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, और बैकग्राउंड और नॉइज को अवॉइड यानी कि अवॉइड करना चाहिए, ताकि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम ना हो, और सामने वाले सही से सुन पाए, समझ पाए, और फिर तुम भी फिर सही से रिप्लाई कर सको। परसुएशन स्किल्स, यानी कि किसी को इन्फ्लुएंस करना अपनी बातों से, लॉजिक, इमोशन, क्रेडिबिलिटी का यूज करके, और ट्रस्ट बिल्ड करना। मीटिंग्स एंड नेगोशिएशंस, यानी कि मीटिंग्स में क्या होता है, जैसे कि डिसीजंस लिए जाते हैं, है ना, सुनते, यानी कि इसमें लिसनिंग स्किल्स और स्पीकिंग स्किल्स दोनों होती है, कि यानी कि सुनना, फिर वो बोलना, इसमें उसमें पार्टिसिपेट करना, यानी प्रोफेशनली क्या करना, पार्टिसिपेट करना, और एक यानी कि एक एजेंडा प्रिपेयर करना, और मटेरियल्स वगैरह एडवांस में, ठीक है। इंटरव्यूज में क्या होता है, जॉब इंटरव्यूज होता है, उसमें अचीवमेंट्स, एक्सपीरियंस वगैरह हमें बताना होता है, अपना स्किल्स वगैरह बताना होता है। और इसमें प्रमोशन इंटरव्यू क्या होता है, इसमें कंट्रीब्यूशन और लीडरशिप स्किल्स बताना होता है। बिजनेस इंटरव्यू में क्या करना होता है, फैक्ट्स पे फोकस करना होता है, और नेगोशिएशन प्रोफेशनल कंडक्ट पे, ठीक है। फंक्शंस एंड एक्टिविटीज ऑफ पीआर,
इसमें क्या होता है, कंपनी की इमेज मेंटेन करनी, पीआर बोलते नहीं कि, यानी कि बहुत बार तुमने सुना होगा कि पीआर, पी लो, ये अपना पीआर करवा रहे हैं, अपना पीआर करवा रहे हैं, पीआर करवा रहे हैं। तो पीआर का मतलब क्या होता है, अपना प्रमोशन करवाना है ना, अपना, यानी कि पॉजिटिव प्रमोशन करवाना, तो ये पीआर होता है। तो इसका क्या काम होता है, क्या एक्टिविटीज होते हैं, यानी कि कंपनी की इमेज मेंटेन करवाना है। आपके किसी का कोई पीआर करवा रहे हैं किसी कंपनी, तो उसकी यानी कि इमेज मेंटेन करवा रहा होगा, पॉजिटिव चीजें उनके बारे में बता रहा होगा, दिखा रहा होगा। और यानी क्यों दिखाया जाता है, यानी कि रिलेशनशिप स्टेक होल्डर्स के साथ मेंटेन करने के लिए, तो बिजनेस वगैरह में एसेट्स का यूज होता है। मीडिया को मैनेज करने के लिए, पब्लिक परसेप्शन को मैनेज करने के लिए, इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और कैंपेन्स को, प्रेस रिलीजेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए। नेक्स्ट है यूनिट 4, राइटिंग स्किल्स। अब राइटिंग स्किल्स क्या होता है, तो राइटिंग स्किल्स होता है कि जो, जैसे कि जो ईमेल्स, रिपोर्ट, जॉब एप्लीकेशंस, लेटर्स वगैरह लिखे जाते हैं, जो मैसेज वगैरह लिखा जाता है, ये सब राइटिंग स्किल्स में आ जाता है। और ये जरूरी इसलिए होता है प्रोफेशनल लाइफ में, ताकि मैसेज अगर बोल के समझ नहीं आ रहा था तो लिख के क्या हो सके, मैसेज समझ में आ सके, क्लियर कंसाइज होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए मैसेज, है ना, ताकि जो कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव बन सके और क्लियर, कंसाइज और एक्यूरेट बन सके। तो जो भी ईमेल, रिपोर्ट, जॉब एप्लीकेशन या फिर पोस्ट होता है डिजिटल, ये सब राइटिंग स्किल, यानी कि राइटिंग स्किल्स में आ जाते हैं, और ये इजिली यानी कि समझे जा सकते हैं और प्रोफेशनल होते हैं काफी। इनमें फॉर्मली लिखा जाता है। और जैसे कि प्रोफेशनल में क्या, राइटिंग में क्या क्या मिलती है, क्लैरिटी मिलती है, एक स्ट्रक्चर प्रॉपर मिलता है, ब्रेविटी, एक टोन प्रॉपर मिलता है, फॉर्मल टोन मिलता है, और इससे ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है, डॉक्यूमेंटेशन, इमेज बिल्डिंग, यानी इमेज बनती है कंपनी की। तो इसमें आ जाता है पहला, आ गया समराइजिंग एंड पैराफ्रेजिंग। तो ये समराइजिंग क्या होता है, यानी कि कंडेंसिंग कंटेंट टू कैप्चर मेन आइडियाज इन अ फ्यू सेंटेंस, यानी कि कुछ ही सेंटेंस में अपने आइडियाज को, यानी कि कंडेंस कर देना, बता देना अपने आइडियाज को, तो ये समराइजिंग होता है। यानी कि जो कि हेल्प करता है मीटिंग्स, रिपोर्ट्स, स्टडी नोट्स में, यानी कि कोई डिटेल चीजों को शॉर्ट में बता देना, तो समराइजिंग करना होता है। जैसे कि हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो हम उसका यानी कि समरी लिखते हैं ना, तो शॉर्ट में हम बता रहे होते हैं पूरे चैप्टर को, तो यही होता है कि कंटेंट को शॉर्ट वे में फ्यू सेंटेंस में समराइज कर देना। तो इसमें कीवर्ड्स में फोकस करना होता है, माइनर डिटेल्स को इग्नोर करना होता है। और पैराफ्रेजिंग क्या होता है, यानी कि रीराइटिंग कंटेंट इन योर ओन वर्ड्स विदाउट चेंजिंग मीनिंग, यानी कि बिना मीनिंग चेंज करे खुद के वर्ड्स में यूज करना उस कंटेंट को और लिखना, ठीक है। जैसे कि अब मान लो कि तुम जब कोई चैप्टर पढ़ लेते हो तो तुम लोग ना खुद से लिखने की कोशिश कर रहे हो, आंसर्स को खुद लिखते हो समझने के बाद, वीडियो को देखने के बाद, तो तुम क्या करो, पैराफ्रेज करो, यानी कि तुम कंटेंट को खुद लिख रहे हो, यानी कि अपने खुद के वर्ड्स में लिख रहे हो बिना उसकी मीनिंग चेंज करे। तो इससे अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा होती है और समझ में भी इजीली आते हैं। और इसमें क्या अवॉइड करना होता है, प्लेगरिज्म अवॉइड करना होता है, यानी कि कॉपी पेस्ट कहीं से नहीं करना होता है, खुद के वर्ड्स में लिखना होता है बिना मीनिंग चेंज करे, ठीक है। ये ईमेल्स में, रिपोर्ट्स में, असाइनमेंट में यूजफुल होता है। और इसमें नेक्स्ट है जॉब ओरिएंटेड स्किल्स। अब जॉब ओरिएंटेड में स्किल्स में है ना, राइटिंग स्किल्स में आ जाता है सीवी या फिर रिज्यूमे और बायोडेटा, ये तीनों एक ही चीज है, ठीक है, ये तीनों एक ही चीज है, लेकिन तीनों का अलग अलग नाम ऐसे बोल देते हैं, कभी बायोडेटा तो कभी रिज्यूमे, कभी सीवी। तो इसका फुल फॉर्म, सीवी का फुल फॉर्म क्या होता है, करिकुलम विटाe। तो इसमें डिटेल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें अपना एजुकेशन, अपना अचीवमेंट, अपना एक्सपीरियंस, अपना अचीवमेंट्स, एजुकेशन, सब कुछ मेंशन करा जाता है, अपने सर्टिफिकेट्स के बारे में, है ना, और अपना वीकनेस और स्ट्रेंथ वगैरह। रिज्यूमे क्या होता है, सीवी में डिटेल होता है और रिज्यूम में थोड़ा शॉर्ट होता है, और ये अपन यानी कि स्किल्स पे फोकस करता है, एक्सपीरियंस पे ज्यादा फोकस करते हैं इस डॉक्यूमेंट में। बायोडेटा क्या होता है, बायोडेटा में क्या आ जाता है, बायोडेटा में पर्सनल डिटेल्स आ जाती है, जैसे कि एज हो गया, मैरिटल स्टेटस भी हो गया, और एजुकेशनल इंफॉर्मेशन बेसिक, तो ये सब चीजें पर्सनल जो होते हैं वो बायोडेटा में आ जाता है। और बाकी रिज्यूमे सीवी में ज्यादा पर्सनल नहीं होता, उसमें उसमें बिजनेस ओरिएंटेड होता है वो ज्यादा, जो रिज्यूम और सीवी होता है ना। तभी तो ज्यादातर जैसे बोलते नहीं, ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, सीवी भेजो, तो इसलिए बिजनेस वर्ड्स वगैरह में सीवी वर्ड ज्यादा यूज करते हैं रिज्यूमे से। और इसके टिप्स क्या होते हैं, फॉर्मल फॉर्मेट में यूज करना होता है, यानी कि प्रोफेशनल या फिर फॉर्मल फॉर्मेट में यूज करना होता है। और अचीवमेंट स्किल्स को हाईलाइट करना होता है, जैसे कि स्ट्रेंथ वगैरह को भी, या वीकनेस, सब चीजों को हाईलाइट करना होता है। और इसे कंसाइज और रीडेबल रखना होता है ताकि इसलिए पढ़ सके, ज्यादा लंबा चौड़ा भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए।
और जॉब एप्लीकेशन लेटर होता है वो कैसा होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए। उसमें पर्पस होना चाहिए कि क्यों जॉब चाहिए, क्या पर्पस है, क्या यानी क्या ऑब्जेक्टिव एम है, क्या क्वालिफिकेशंस है जो यानी कि जो फिल कर रहा है, जो जॉब एप्लीकेशन लेटर लिख के दे रहा है, उससे क्या एक्सपीरियंस है। हाँ, और इंटर यानी कि रिक्वेस्ट फॉर द इंटरव्यू यानी कि इंटरव्यू के लिए रिक्वेस्ट। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, पहले एड्रेस, फिर सैल्यूटेशन, फिर इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है कि बिजनेस एक्टिविटीज और पॉलिसीज या फिर प्रोसीजर्स को रिकॉर्ड करना। इसका टाइप हो जाए जैसे कि इंटरनल मेमोज हो गया, ऑफिस ऑर्डर्स हो गए, मिनट्स ऑफ मीटिंग, ये सब टाइप्स हो गए। जो कि क्लैरिटी इंश्योर करता है, अकाउंटेबिलिटी एंड रेफरेंस फॉर द फ्यूचर, ताकि बाद में से यूज कर सके, ठीक है। तो इससे क्लैरिटी मिलती है, तो इसे रिकॉर्ड करा जाता है। जो इस एक्टिविटीज होती है बिजनेस के, पॉलिसीज प्रोसीजर्स होते हैं, तो उसे डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं। एडवर्टाइजमेंट एंड इन्विटेशंस। एडवर्टाइजमेंट का यूज क्यों होता है, यानी कि प्रचार करने के लिए, अपने प्रोडक्ट वगैरह का, अपने सर्विसेज को प्रमोट करने का, प्रचार करने के लिए। तो उसमें एक क्या होता है, हेडलाइन होनी चाहिए, क्लियर हेडलाइन होनी चाहिए, और और मतलब बेनिफिट्स का मेंशन होना चाहिए, और और उसके यानी कि इन्फॉर्मेशन डिटेल्स वगैरह देनी चाहिए। और इनविटेशन का होता है, फॉर्मल रिक्वेस्ट होता है पार्टिसिपेशन के लिए। उसमें डेट, टाइम, वेन्यू और पर्पस जरूरी होता है कि किस पर्पस से यानी कि बुला रहे हो, इनवाइट करो किसी को तुम, और डेट किस दिन आना है, क्या टाइम पे आना है, किस टाइम पे आना है, वेन्यू कहाँ है, वेन्यू क्या है, क्या कौन सी जगह पर आना है। नेक्स्ट राइटिंग स्किल्स में आता है लेटर राइटिंग, यानी कि एप्लीकेशंस वगैरह, जैसे कि जॉब के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए, या फिर छुट्टी लेने के लिए, परमिशन लेने के लिए, किसी चीज के लिए, जिसमें टोन प्रोफेशनल यूज करना होता है। और प्रॉपर सैल्यूटेशन होंगे, सर मैडम, और क्लोजर प्रॉपर होना चाहिए। और बिजनेस लेटर्स में क्या होना चाहिए, यानी कि क्लाइंट को लेटर अगर लिखना है, वेंडर्स को या स्टेक होल्डर्स को लेटर लिखना है, तो बिजनेस लेटर्स में आ गया ये। जैसे कि ये क्लियर होना चाहिए, कंसाइज और पोलाइट होना चाहिए, फॉर्मली होना चाहिए। इसमें सब्जेक्ट लाइन होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन होना चाहिए। और इसमें और रिपोर्ट आता है। रिपोर्ट कैसा है, रिपोर्ट में एनालिटिकल रिपोर्ट होता है। तो एनालिटिकल रिपोर्ट कैसा होता है, उसमें प्रॉब्लम्स की इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, और एनालिसिस और रिकमेंडेशन, सजेशंस प्रोवाइड करना होता है। तो इसमें इंट्रोडक्शन पहले लिखना होता है, देन एनालिसिस लिखना होता है, देन कंक्लूजन, देन रिकमेंडेशन या फिर सजेशंस लिखना होता है। और रिपोर्ट में तो एक तो एनालिटिकल रिपोर्ट में तो एनालिसिस करना होता है, प्रॉब्लम वगैरह का रिकमेंडेशन देना होता है। बट प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या करना होता है, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में प्रोजेक्ट तैयार करना होता है, प्रोजेक्ट यानी कि डिटेल में बनाना होता है। उसमें ऑब्जेक्टिव्स बताना होता है उसके, और मेथोडोलॉजी बता दिया, आउटकम्स बता दिया, चैलेंजेस बता दिए। और डिजिटल कम्युनिकेशन क्या होता है, डिजिटल कम्युनिकेशन में आ जाता है जैसे कि सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह हो गया। तो कोई कोई अपना यानी कि बिजनेस वगैरह यानी कि बढ़ाने के लिए प्रचार वगैरह करते हैं, तो वो सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह डालते हैं, प्रोफेशनल कंटेंट से रिलेटेड है ना, जैसे कि सोशल यानी कि मीडिया के प्लेटफॉर्म पे डालते हैं वो लोग पोस्ट, जैसे कि ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह हो गया। तो उस पे पोस्ट डाला जाता है, यानी लोगों को एंगेज करने के लिए, और प्रोफेशनल कंटेंट या और डालते हैं वहाँ पे, जो कि क्लियर और कंसाइज होना चाहिए। और ब्लॉग राइटिंग क्या होता है, ब्लॉग राइटिंग होता है जो कि यानी कि इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर्ड कंटेंट दिए जाते हैं, जो कि यानी कन्वर्सेशनल टोन में यूज करा जाता है। यानी कि सॉरी, कन्वर्सेशनल टोन में बोला जाता है। रिव्यू राइटिंग क्या होता है, रिव्यू राइटिंग यानी कि किसी, जैसे कि तुम कहीं गए तो तुम लोग बोलते नहीं हो कि तुम लोग रिव्यू देने लग जाते हो कि ये जगह वैसा था, ये ऐसा था, ऐसा था। तो रिव्यू राइटिंग में क्या होता है, फीडबैक देना था, यानी कि फीडबैक देना किसी प्रोडक्ट को लेके, सर्विस को लेके, सामान को लेके, यानी कि फीडबैक देना कि वो पॉजिटिव, यानी कि कैसा देखा तुमने रिजल्ट, उसमें पॉजिटिव देखा या फिर नेगेटिव देखा। तो ऑनेस्ट रिव्यू देना होता है, और कंसाइज होना चाहिए, और क्लैरिटी से मिलनी चाहिए। अब एडवर्टाइजमेंट, इनविटेशन वगैरह, पोस्टर डिजाइन भी आ जाता है इसमें। तो इसके लिए टूल्स कौन से यूज करे जाते हैं, कैनवा यूज कर सकते हैं, एमएस वर्ड हो गया, कॉरल ड्रॉ हो गया। तो इन सब चीजों को बनाने के लिए ये सब चीजें यूज करे जाते हैं, जिसके और जैसे कि लोगो डिजाइनिंग भी होता है, तो वो सब इसमें आ जाता है। तो इसमें फॉन्ट्स का यूज करना होता है, विजुअल्स का यूज करना होता है, जो कि इजिली रीडेबल हो और देखने में अट्रैक्टिव सा लगे। इन्फॉर्मेशन कंसाइज होनी चाहिए, और प्रोफेशनल अट्रैक्टिव सा लेआउट लगना चाहिए, जो कि जैसे कि बिजनेस वगैरह में हेल्प करेगा, जैसे कि और यानी कि ताकि ज्यादा लोगों तक वो रीच करे जो कंटेंट है। नेक्स्ट है मेमो, ऑफिस ऑर्डर, मिनट्स। तो मेमो क्या होता है कि शॉर्ट इंटरनल कम्युनिकेशन होता है, जो कि इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए यूज करा जाता है। ऑफिस ऑर्डर क्या होता है,
यानी कि फॉर्मल इंस्ट्रक्शन दिया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा, तो होता है ऑफिस ऑर्डर। मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या होता है? एक डिटेल रिकॉर्डिंग होती है एक्शंस, डिसीजंस और डिस्कशंस का। तो ये हमने सारे यूनिट्स पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने राइटिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स पढ़ा, जो कि बिजनेस कम्युनिकेशन में यूज होता है। हमने देन इंट्रोडक्शन भी पढ़ा था। तो हम पीवाईक्यूज देखेंगे। तो देखो पीवाईक्यूज देखने से पहले तुम्हें मैं चीज बता दूं कि अगर तुम्हें ये नोट्स चाहिए होंगे तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पे पिन कमेंट से देख सकते हो और वहां से परचेज कर सकते हो अफोर्डेबल प्राइसेस में। अगर तुम मान लो अगर नहीं करना चाहते हो या फिर तुम नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, तुम क्या करोगे फिर, तुम लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, या तो फिर तुम लोग वीडियो को पूरी देख लेना और स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हो, ठीक है। और नोट्स चाहिए तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है। जिसे नोट्स चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में जाके वो लोग परचेज कर सकता है। तो हम पीवाईक्यूज देख लेते हैं। तो मैं पहले तुम्हें बता दूं पीवाईक्यूज तुम ये सारा पढ़ के चल जाओगे तो तुम्हें कहीं और दूसरे वीडियो पे जाने की जरूरत नहीं होगी, और तुम लोग का सारा पेपर भी यहीं से बनकर आएगा। तो तुम लोग बस इसे अच्छे से पढ़ के चल जाना, अच्छे से लर्न कर लेना और आंसर्स भी देखना कि इसमें कैसे लिखे हुए हैं। तो तुम्हें अपने एग्जाम में भी वैसे ही आंसर्स ही लिखने हैं, वैसे ही सेम इस तरीके से ही लिखने हैं जैसे इसमें लिखे ना पीडीएफ में। तो तुम्हें भी ऐसे ही यानी कि ऐसे ही फॉलो करना होगा और पेपर में ऐसे ही आंसर्स लिखने हैं। और इसमें वर्ड्स भी बहुत ईजी है, तो तुम लोगों को बस रीड भी करोगे तो लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं पीवाईक्यूज का। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ द कम्युनिकेशन इन डिटेल, हाईलाइटिंग इट्स सिग्निफिकेंस इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड। इन द सिमिलर कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ द फीडबैक। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके क्या सिग्निफिकेंस होते हैं प्रोफेशनल वर्ल्ड में, बिजनेस के वर्ल्ड में, क्या यानी कि क्या सिग्निफिकेंस होते हैं, क्यों जरूरी होता है, और इम्पोर्टेंस फीडबैक का एक्सप्लेन करना है, क्यों फीडबैक जरूरी होता है, फीडबैक देना क्यों जरूरी होता है। तो कम्युनिकेशन क्या होता है? इन्फॉर्मेशन शेयर करना या फिर व्यूज थॉट्स शेयर करना एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, ठीक है। तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इन्फॉर्मेशन शेयर करना, ठीक है। या फिर एक पर्सन है वो ग्रुप में बात यानी कि ग्रुप में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, या फिर कुछ भी व्यूज थॉट्स अपने कुछ भी शेयर कर रहा है, तो ये सब कम्युनिकेशन में ही आता है। इसके स्टेजेस होते हैं, टाइप्स होते हैं कुछ। तो सेंडर हो गया जो कि यानी कि मैसेज इनिशिएट करता है, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई पर्सन है वो इनिशिएट करे मैसेज, तो वो सेंडर हो जाएगा। और जो रिसीवर होता है वो रिसीव करता है, ठीक है। तो और जो सेंडर होता है वो क्या करता है? इनकोड करता है, यानी कि अपने थॉट्स आइडियाज को वर्ड, सिंबल या फिर गेस्चर्स में कन्वर्ट करता है, जो कि इजीली समझा जा सके। मैसेज क्या होता है? मैसेज होता है एक इन्फॉर्मेशन या फिर कोई सा आइडिया, व्यू या कोई सा थॉट जो कि कम्युनिकेट करा जाता है। चैनल क्या होता है? जिस मीडियम के थ्रू जो मैसेज कन्वे हो रहा होता है, वेदर ये ओरल हो, रिटन या डिजिटल या फिर नॉन वर्बल, तो ये एक चैनल हो जाता है, मीडियम जो होता है। रिसीवर क्या होता है? जो मैसेज रिसीव करता है और उस पर रिप्लाई करता है, जवाब देता है, फीडबैक देता है, तो यानी कि इंटरप्रेट करता है इसे। डिकोडिंग द प्रोसेस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग द सेंडर्स मैसेज, यानी जो रिसीवर होता है वो मैसेज को डिकोड करते हैं, यानी कि समझता है, फिर तो रिप्लाई करता है, फीडबैक देता है, यानी इंटरप्रेट करता है सेंडर के मैसेज को। कौन करता है? रिसीवर। फीडबैक क्या होता है? फीडबैक होता है जब किसी के बात पे रिस्पॉन्स देता है, कौन? रिसीवर रिस्पॉन्स देते हैं, यानी कि मैसेज समझ पाया वो या नहीं समझ पाया, और रिप्लाई करता है ना, और पॉजिटिव या फिर नेगेटिव फीडबैक देता है जो रिसीवर होता है, तो किसे देता है? सेंडर को। तो ये होता है फीडबैक। अब नॉइज क्या होता है? जो डिस्टर्बेंस आ जाता है कम्युनिकेशन में टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग, या फिर कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं थी, तो ये प्रॉब्लम आ जाता है, डिस्ट्रैक्शन आ जाता है। तो या फिर कोई सा भी अनप्लेजेंट साउंड वगैरह हो गया, तो इससे इसे क्या बोलते हैं? नॉइस बोलते हैं। अब कम्युनिकेशन का क्या सिग्निफिकेंस होता है प्रोफेशनल वर्ल्ड में? तो तो इसका सिग्निफिकेंस होता है कि इससे मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है, एरर कम होता है, वर्क प्लेस रिलेशनशिप बेटर बनते हैं, ट्रस्ट बिल्डअप होता है, डिसीजन मेकिंग कोऑर्डिनेशन बेटर होता है, टीम वर्क पार्टिसिपेशन इंकरेज करता है। और इम्पोर्टेंस, फीडबैक का क्या इम्पोर्टेंस होता है? यानी कि इससे कंफर्म हो पाता है कि मैसेज समझ पाया, यानी कि जो रिसीवर है वो मैसेज समझ पाया कि नहीं पाया, नहीं कि या फिर नहीं समझ पाया। और हेल्प करता है मिस्टेक फाइंड करने में और क्लैरिफाई करने में मिसअंडरस्टैंडिंग को, और लर्निंग और इम्प्रूवमेंट को इनकरेज करता है। और क्या करता है? एक टू वे कम्युनिकेशन बनाता है, और एंगेजमेंट मोटिवेशन भी इनहेंस करता है। यानी टू वे कम्युनिकेशन मतलब यानी कि सेंडर ने भेजा और रिसीवर ने रिसीव करके फीडबैक दिया, तो ये टू वे कम्युनिकेशन हो गया।
अब तुम्हें इस सेकंड क्वेश्चन में क्या बताना है, डिफरेंस बताना है फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में इन अ वर्क प्लेस, एंड रैपिड का कॉन्सेप्ट बताना है कि कैसे मैनेजर्स की मैनेज करते हैं और कैसे र्यूमर्स को रिस्पॉन्ड करते हैं इन द वर्क प्लेस। तो फॉर्मल क्या होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है जैसे कि ऑफिशियल चैनल्स को और हायरार्की को फॉलो करना। एग्जाम्पल हो गया मेमोज, रिपोर्ट्स, ईमेल्स, ऑफिशियल लेटर्स, जो कि स्ट्रक्चर्ड और डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। पर्पस क्या होता है इसका, कोऑर्डिनेशन, इंस्ट्रक्शंस एंड पॉलिसी। ठीक है। इनफॉर्मल में क्या होता है, यानी कि कोई ऑफिशियल हायरार्की फॉलो नहीं करता, कुछ रूल ऑफिशियल रूल यानी फॉलो नहीं करता, एंड ये नॉर्मल होता है, यानी कि अपने दोस्तों के में के जो बीच में बातचीत होती है ना, कलीग्स के बीच में, क्लासमेट कैजुअल डिस्कशंस जो होता है वो इनफॉर्मल में आ जाता है। यानी कि जो अपने फैमिली फ्रेंड्स वगैरह से बात करते हैं तो हम इनफॉर्मली करते हैं ना, तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आ जाता है। तो ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल और स्पॉन्टेनियस होता है, और इसका सोशल इंटरेक्शन के लिए और रिलेशनशिप बिल्डिंग में क्या होता है, हेल्प करता है। तो जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो ऑफिशियल और हायरार्की यानी कि हायरार्किकल होता है, और जो इनफॉर्मल होता है वो कैजुअल और सोशल होता है। जो फॉर्मल होता है वो स्ट्रक्चर्ड होता है, जो इनफॉर्मल होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है। और जो फॉर्मल होता है वो क्या होता है, वर्क रिलेटेड होता है, क्या होता है, वर्क रिलेटेड होता है। और जो इनफॉर्मल होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है, सॉरी, वो क्या, देखो, जो फॉर्मल होता है वो वर्क रिलेटेड होता है, और जो इनफॉर्मल होता है वो सोशल और पर्सनल होता है। क्या होता है, सोशल और पर्सनल होता है, यानी कि अपने लोगों से बात करने के लिए, अपने आसपास के लोगों से, अपने फैमिली फ्रेंड्स कलीग्स क्लासमेट से बात करने के लिए, तो क्या पर्सनल हो गया ना वो, और सोशल हो जाता है, क्या होता है, सोशल पर्सनल हो जाता है, तो इनफॉर्मल में आ गया। और वर्क रिलेटेड बात करने के लिए फॉर्मल कम्युनिकेशन। और जो फॉरेन कम्युनिकेशन यूजुअली डॉक्यूमेंटेड होता है, और ये रियरली डॉक्यूमेंटेड होता है जो इनफॉर्मल होता है। अब ग्रैपेवाइन क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो इनफॉर्मल नेटवर्क थ्रू विच इंफॉर्मेशन स्प्रेड्स क्विकली, यानी कि ऐसा इनफॉर्मल नेटवर्क जिसके थ्रू जो इन्फॉर्मेशन होता है वो जल्दी फैलता है, जल्दी यानी कि स्प्रेड होता है, तो उसे बोलते हैं ग्रैपेवाइन। ठीक है। इसमें रूमर्स और अनऑफिशियल न्यूज इंक्लूड होते हैं, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकते हैं, जैसे कि पॉजिटिव यानी कि मोटिवेशन, बॉन्डिंग से रिलेटेड, और नेगेटिव यानी कि कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड। तो जो रूमर्स फैलते हैं ना, जल्दी इंफॉर्मेशन जो फालतू के फैलते हैं, जो नेटवर्किंग के, तो इसे क्या बोलते हैं, ग्रैपेवाइन इन द ऑर्गेनाइजेशन। हाउ मैनेजर्स कैन मैनेज द ग्रैपेवाइन, मैनेजर्स कैसे मैनेज करते हैं इसे, तो उन्हें इन्फॉर्मेशन टाइम टाइम की होनी चाहिए, टाइमली इन्फॉर्मेशन उन्हें मिलनी चाहिए, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, ताकि वो मैनेज कर सके। ओपन कम्युनिकेशन चैनल्स इंकरेज करना होता है, और इनकी ग्रैपेवाइन को सप्रेस करना अवॉइड करना होता है, और फॉल्स इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करना होता है। ठीक है। और ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट को बिल्डअप करना होता है और प्रमोट करना होता है। बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है और 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, तो बिजनेस कम्युनिकेशन होता है कि आइडियाज, व्यूज, इंफॉर्मेशन, मैसेजेस को यानी कि लोगों के बीच में एक्सचेंज करना, बिजनेस में या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, बिटवीन द स्टेक होल्डर्स, और यानी कि और या फिर ऑर्गेनाइजेशन में अचीव करने के लिए बिजनेस गोल्स को। इसके की फीचर्स क्या होते हैं, गोल ओरिएंटेड होता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, इंक्लूड्स करता है वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन फॉर्म्स, यानी कि वर्बल बोल के या नॉन वर्बल फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी गेस्चर्स वगैरह हो गया, बॉडी लैंग्वेज हो गया, रिटन फॉर्म्स यानी कि लेटर हो गया, रिपोर्ट हो गया, और ईमेल्स वगैरह हो गया, और सीवी, रिज्यूमे वगैरह हो गया। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है, क्लैरिटी, यानी कि मैसेज क्लियर होना चाहिए, समझ में इजीली आना चाहिए, कंसाइजनेस, यानी कि मैसेज कंसाइज होना चाहिए, फालतू के वर्ड्स का यूज नहीं करना होता है, ब्रीफ करना होता है। कॉन्सरीटनेस यानी कि फैक्ट्स, डेटा, सॉलिड एविडेंस प्रोवाइड करना होता है। करेक्टनेस यानी कि प्रॉपर ग्रामर, एक्यूरेट फैक्ट्स और सुटेबल लैंग्वेज का यूज करना होता है। कंसिडरेशन यानी कि रिसीवर के पर्सपेक्टिव और फीलिंग्स से भी फोकस करना होता है। कंप्लीटनेस यानी कि मैसेज कंप्लीट होना चाहिए और पूरा नेसेसरी इंफॉर्मेशन उसमें प्रोवाइड होनी चाहिए। कॉटेसी यानी कि पोलाइट और रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज यूज होनी चाहिए, कोई फालतू की लैंग्वेज, बेकार लैंग्वेज यूज नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल जैसे कि जो एन ईमेल टू अ क्लाइंट शुड बी कंसाइज, करेक्ट, कॉर्टियस एंड कंटेन ऑल द रेलेवेंट डिटेल्स, यानी कि जब किसी क्लाइंट को ईमेल कर रहे हो तो उसे वो कंसाइज होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, यू नो, शॉर्ट होना चाहिए और कंसाइज होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, रेलेवेंट डिटेल्स होना चाहिए फालतू की डिटेल्स के अलावा। तो ये हो गया हमारा 7 C's ऑफ द बिजनेस कम्युनिकेशन।
तो मैं आपको आगे क्वेश्चन पढ़ाने से पहले बता दूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर देना और दोस्तों को शेयर करना, ताकि उनकी भी हेल्प हो और तुम्हारी भी हेल्प हो, ठीक है, उनके भी अच्छे नंबर आए और तुम्हारे भी अच्छे नंबर आए। और सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना, क्योंकि तुम लोग जानते हो इतना मेहनत कर रही हो, तो मैं तुम लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। तो आगे देखते हैं हम, ठीक है। डिस्कस 3 पोटेंशियल बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन अ डिवर्स वर्कप्लेस एंड सजेस्ट द स्ट्रेटजीज टू द ओवरकम दैम। तो क्या बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन में और कैसे वर्क प्लेसेस में कैसे वो इफेक्ट करते हैं, क्या स्ट्रेटजीज है ओवरकम करने के लिए, तो ये सब हमें जानना है। तो बैरियर्स हो गए जैसे कि लैंग्वेज डिफरेंस हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया ना, यानी कि सबकी लैंग्वेज कल्चर डिफरेंट होता है, एक्सेंट डिफरेंट होता है, तो उससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, तो उससे या फिर नॉइस वगैरह हो गया, लैंग्वेज डिफरेंस, तो ये सबके सब एक बैरियर्स हो जाते हैं। अब क्या है ना, और सॉल्यूशन भी हम देखेंगे इसका, तो इससे यानी कि सॉल्यूशन क्या इसका हो सकता है, यानी कि सिंपल लैंग्वेज यूज करना होता है और ट्रांसलेशन का यूज कर सकते हैं अगर, यानी कि अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो, और हम कर सके तो, ठीक है। यानी कि किसी को इंग्लिश समझ में आता है तो तुम लोग इंग्लिश में ही बात करो, हिंदी बोलोगे तो उसे समझ में नहीं आएगा, तो तुम लोग वो हो सके तो इंग्लिश में बात करो। कल्चरल डिफरेंस की वजह से भी प्रॉब्लम आ जाता है, जब किसी का कस्टम डिफरेंट होता है तो कल्चर डिफरेंट हो जाता है, तो इसमें भी मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, तो उसके लिए क्रॉस कल्चर ट्रेनिंग लेनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, सेंसिटिविटी होनी चाहिए। बाकी परसेप्शन डिफरेंस आ जाता है ना, डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग होते हैं, तो वो लोग डिफरेंट डिफरेंट मैसेज को यानी कि सेम तरीके से नहीं समझते हैं, तो इसका क्या सॉल्यूशन है, क्लियर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना, इन्फॉर्मेशन को क्या करना, अंडरस्टैंडिंग को कंफर्म करना और फीडबैक को इनकरेज करना। इस और स्ट्रेटजीज यानी कि एक्टिव लिस्टिंग, यानी कि समझ यानी कि ध्यान से सुनना होता है, ठीक है, और मल्टीपल कम्युनिकेशन चैनल्स का यूज करना होता है, और ट्रस्ट बिल्ड करना होता है, और ओपन डायलॉग का यूज करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, यू आर द पब्लिसिटी मैनेजर ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, योर कंपनी हैड अ लॉन्च अ न्यू LED TV 3 months ago, write a report outlining the steps to boost the sale of the product। तो तुम मान लो कि तुम किसी कंपनी के, तुम किसी मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मैनेजर हो, पब्लिसिटी मैनेजर हो, तो तुम्हें क्या करना है, तो तुम्हारी कंपनी एक टीवी लॉन्च करा है 3 महीने पहले, तो तुम्हें रिपोर्ट लिखना है, यानी कि उससे प्रोडक्ट को यानी कि बूस्ट करने के लिए रिपोर्ट लिखना है। तो रिपोर्ट क्या लिखेंगे, टू द मैनेजिंग डायरेक्टर लिखेंगे फ्रॉम पब्लिसिटी मैनेजर से, यानी कि तुम पब्लिसिटी मैनेजर हो, तो डेट डालोगे और सब्जेक्ट यानी कि इंक्रीज करने के लिए सेल्स को इंट्रोडक्शन में लिखोगे, ये 3 महीने पहले लॉन्च हुआ था और इसका यानी कि सेल्स ज्यादा हो नहीं रहे, तो सेल्स को बढ़ाने के लिए, मार्केट रीच को, सेल्स को बढ़ाने के लिए यानी कुछ स्टेप्स लिया जाए, और एक्शन प्लान जैसे कि कैंपेन एडवर्टाइज करा जाए है ना, टीवी लॉन्च करना, प्रिंट डिजिटली एड्स वगैरह, फीचर्स करा जाए उसका हाईलाइट टीवी वगैरह का, और उसके बेनिफिट्स और प्रमोशनल ऑफर जैसे कि डिस्काउंट लगाया जाए उस पर, कैशबैक, बंडल प्रोडक्ट्स वगैरह पर ऑफर्स लगाया जाए उस पर कुछ, उसका मार्केटिंग करा जाए, सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसे कि, और एडवर्टाइजमेंट कराया जाए उसका इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह पे, और इन स्टोर डेमोज यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन प्रोवाइड करा जाए आउटलेट में, कस्टमर के रिव्यू यानी कि रिव्यूज लिए जाए, ताकि ऑनलाइन सेटिस्फाइड कस्टमर के, ताकि यानी कि यानी कि सामान ज्यादा बिके तब, और पार्टनरशिप वगैरह यानी कोलैबोरेशन करने के लिए, ताकि ज्यादा रीच बढ़ सके, इन मार्केटिंग करा जाए यानी कि इन्फ्लुएंसर से यानी कि प्रमोट करने के लिए प्रोडक्ट्स को। फिर कंक्लूजन में क्या लिखना होगा, यानी कि इन सब चीजों से क्या होगा, विजिबिलिटी बढ़ेगी और कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे और सेल भी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव बीन वर्किंग एज अ परचेस ऑफिसर इन अ कंपनी, द कंपनी वांट्स टू परचेस LED bulb for its use, write a letter to MS Surya Lightnings and inquiring about the LED bulbs। तो लेटर लिखना है उन्हें, और तुम क्या हो, परचेस ऑफिसर हो कंपनी में, तो तुम्हें तुम्हारी कंपनी का यानी कि लेटर हेड लिखना है और डेट डालना है, टू सूर्या यानी कि MS सूर्या लाइटनिंग्स को एड्रेस डालना है, सब्जेक्ट में लिखना है कि इंक्वायरी अबाउट द LED बल्ब्स, तो डियर सर मैडम, वी आर इंटरेस्टेड इन परचेसिंग LED बल्ब फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन, काइंडली प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन। कैसे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, तो ये तो तुम अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, तो ये देख लेना। फिर लास्ट में लिख दोगे थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, नेम अपना और परचेस ऑफिसर। Next question है, you have read an advertisement in the Times of India for the position of the accountant in a multinational company. Prepare a detailed CV for the same। यानी कि
तुमने एक पोजीशन देखी अकाउंटेंट की और तुम अकाउंटेंट बनना चाहते हो, तो तुमने एक क्या करा, सीवी बना दिया उसके लिए, और तुम लोग क्या कर सकते हो, उसे भेजना है तुम्हें, तो तुम लोग कैसे लिखोगे, तो पहले अपना नाम एड्रेस लिखना है, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल वगैरह मेंशन करना है, ऑब्जेक्टिव यानी कि टू सिक्योर द पोजीशन ऑफ अकाउंटेंट इन अ रेप्यूटेड मल्टीनेशनल कंपनी एंड कंट्रीब्यूट टू द एफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो अपने क्वालिफिकेशंस लिखना है, यानी कि 12th 10th कब करा, और कॉलेज में कौन सा डिग्री, यानी कि बीकॉम वगैरह कब करा, ये सब डिग्री वगैरह लिख मेंशन करना है, यूनिवर्सिटी नेम है ना, ईयर मेंशन करना है, और सर्टिफिकेट यानी कि वगैरह के बारे में भी मेंशन करना है, वर्क एक्सपीरियंस मेंशन करना है पहले अगर करा है तो, इंटर्नशिप के बारे में मेंशन करना है, स्किल्स मेंशन करना है, तो ये सब, और अपने स्ट्रेंथ वीकनेस मेंशन करना है, अचीवमेंट्स मेंशन करना है, सर्टिफिकेट्स वगैरह हो गया, रेफरेंस मेंशन करना है, तो ऐसे लिख सकते हो। अब क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। तो शॉर्ट नोट्स लिखना है, यानी कि नोट टेकिंग पे, यानी कि जब शॉर्ट में हम की पॉइंट्स में लिखते हैं है ना, यानी कि हमने कोई लेक्चर अटेंड करा, डिस्कशन मीटिंग्स अटेंड करा, तो हम उसमें की पॉइंट्स में शॉर्ट में नोट बना लेते हैं, ताकि हमें मेमोरी, यानी कि हमारी मेमोरी स्ट्रांग रहे, हमें यह चीज़ें याद रहे, और इससे हमारा कॉम्प्रिहेंशन भी इम्प्रूव होता है। जिसमें हमें कुछ टेक्निक्स आ जाते हैं, माइंड मैप, आउटलाइन मैथड, कॉर्नल मैथड हो गया, तो ये हो गया, ये हेल्प करता है रिपोर्ट राइटिंग और असाइनमेंट में, टाइम बचाता है, और जरूरी होता है डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। समराइजिंग है पैराफ्रेजिंग, यानी कि समराइजिंग, जब हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो हम उसे शॉर्ट में लिख देते हैं, तो वो समराइज करना होता है, यानी कि कंडेंस करना कंटेंट को ना, एसेंशियल पॉइंट्स, यानी कि हम उसमें सिर्फ जरूरी जरूरी चीजें लिखते हैं, तो समराइज करना हो गया। और पैराफ्रेजिंग करने का मतलब यानी कि खुद के वर्ड्स में लिखना चीजों को विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, जो कि हेल्प करते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग और रिटेंशन के लिए। तो इसमें यानी कि प्लेगरिज्म को अवॉइड करना होता है, यानी कि कॉपी पेस्ट नहीं करना होता, अपने खुद के वर्ड्स में ये लिखना होता है, और मीनिंग भी चेंज नहीं होनी चाहिए, सेम चीज को बताना भी होता है। तो इससे कम्युनिकेशन कंसाइज और इफेक्टिव और बेटर बनता है। स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है, यानी कि स्टीरियोटाइपिंग हो गया, यानी कि कोई अपने ही या कल्चर को मानता है, अपने कल्चर को सुपीरियर मानता है, दूसरे कल्चर को डाउन मानता है, यानी कि डाउनवर्ड मानता है, तो वो यानी कि, तो ये इससे क्या होता है, बाइस्ड कम्युनिकेशन ये हो जाता है, तो इसलिए ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इससे कम्युनिकेशन यानी कि इफेक्टिव बनने की बजाय इनइफेक्टिव बनती है, इससे कम्युनिकेशन क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, इनइफेक्टिव बनती है। तो इससे कॉन्फ्लिक्ट और क्या हो सकता है, इंक्लूसिविटी इंक्लूसिविटी यानी कि रिड्यूस हो सकती है, तो इसका क्या सॉल्यूशन है, अवेयरनेस, सेंसिटिविटी एंड क्रॉस कल्चर ट्रेनिंग, ताकि क्रॉस कल्चर ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि जब दूसरे कल्चर के से बात वगैरह हो, तो यानी कि वो चीज़ें सही से होनी चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस वगैरह। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, जब एक ग्रुप में लोग अपने आइडियाज से यानी व्यूज वगैरह को शेयर करें, अपने ओपिनियंस वगैरह को, तो यानी ग्रुप में बातचीत करें, तो ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, लिसनिंग स्किल्स और स्पीकिंग स्किल्स बेटर बनती है, और इसमें एक्टिव लिसनिंग की जरूरी होता है, और दूसरों के ओपिनियंस को भी रिस्पेक्टफुली सुनना होता है, समझना होता है, और इस पे फिर अपना फीडबैक वगैरह भी देना होता है। और इसमें कम्युनिकेशन एनालिटिकल और इंटरपर्सनल, यानी कि इंटरपर्सनल भी होती है, और इसमें टॉपिक पे ही रहना होता है, टॉपिक से बाहर नहीं जाना होता है, और लॉजिकली चीज़ों पे ही बात करना होता है, किसमें, ग्रुप डिस्कशन में। तो इससे जो टीम वर्क इनकरेज होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी हेल्प मिलती है, और डिसीजन मेकिंग में और कॉन्सेंसस बिल्डिंग में भी हेल्प होता है। नेक्स्ट है सोशल मीडिया पोस्ट क्या होता है, सोशल मीडिया पोस्ट होता है, यानी कि वीडियो कंटेंट भी हो सकता है, फिर विजुअल हो सकता है, फिर यानी कि जैसे कि विजुअल हो गया, और यानी जैसे कि सामानों का प्रोडक्ट का यानी कि प्रचार कर रहे हैं ना, तो वो प्रोडक्ट वगैरह को यानी कि विजुअली दिखाना उसे, और या फिर रिटर्न वे में लिख के कोई पोस्ट हो गया, या फिर कोई वीडियो के थ्रू हो गया, जो कि ऑनलाइन शेयर करा जाता है एंगेजमेंट के लिए, यानी कि लोग उस पर ज्यादा आए, और लोगों का अटेंशन ग्रैब करके क्या कैसे उस प्रोडक्ट्स को ज्यादा बेच सके। तो ये क्या होना चाहिए, पोस्ट कंसाइज क्लियर होना चाहिए, और अटेंशन ग्रैबिंग होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, प्रोफेशनल टोन का यूज करा जाना चाहिए, और हैशटैग का यूज करना चाहिए, ताकि और रीच मिले, और ज्यादा यानी कि ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और यानी कि विजुअलिटी वगैरह होनी चाहिए उसमें ज़्यादा, ताकि ये हेल्प करेगा ब्रांडिंग में, प्रोडक्ट्स के ब्रांडिंग में, सर्विस है ना प्रोवाइड करने के लिए, और मार्केटिंग में हेल्प करेगा, और यानी कि मार्केटिंग बढ़ेगा इससे, और कम्युनिकेशन में भी हेल्प करेगा, और कमेंट का भी, यानी कि कमेंट्स का भी रिस्पॉन्ड
करना होगा ताकि एंगेजमेंट बढ़ सके, और परफॉर्मेंस को भी ट्राई करते रहना होगा, जैसे कि लाइक शेयर फीडबैक को। ठीक है, तो यही था हमारा। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों को, बहुत सारे अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और सब्सक्राइब तो जरूर जरूर कर लेना, क्योंकि तुम्हारा एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मैटर करता है, तो तुम लोग प्लीज सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लेना। तो थैंक यू।